हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली क्लास है एमसीक्यू बूस्टर सीरीज की। हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं आपको पूरे मॉड्यूल में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि आपके पास पूरा क्वेश्चन है, उसको मैंने पढ़ दिया, इसका आंसर ये, आगे बढ़ो ना। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की आंसर अगर मैंने टिक करा है तो उसका रीजन क्या है, उस रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस सीरीज के अंदर दोस्तों होने वाला क्या है, इस सीरीज के अंदर होने वाला है, एक तो पूरा मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी हमारे मॉड्यूल के अंदर हर चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यू है उसको कवर करना। साथ ही में जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज करा हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको पूरा करना। उसमें 150 है और लगभग लगभग हर चैप्टर में 10 एमसीक्यू आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे मॉड्यूल के अंदर। अगर 150 करीब इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे, अगर 12 चैप्टर हुए तो 120 एमसीक्यू, ऐसे तरीके से आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिल जाएंगे। ना मान के चल तो 100 एमसीक्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मॉड्यूल में अगर 100 एमसीक्यू कवर कर लिए और क्वेश्चन बैंक के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर हमने 150 कवर कर लिए, जो कि वहाँ 150 है लगभग, तो 250 एमसीक्यू की ये 250 एमसीक्यू की ये सीरीज मैंने रखी है, जिसमें अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ तीनों का मिल जाएगा। तो पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करें, इसके खत्म होने पर फिर लॉ स्टार्ट करेंगे, फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो दीपक क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको बहुत सारी चीजें सीएमए से रिलेटेड प्रोवाइड करता रहूंगा। 1900 करीब वीडियो हमने अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पे और सारी की सारी सीएमए की रिलेटेड है। तो आपके लिए काम करते हैं, ये भी एक फ्री सीरीज है, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएगा और ये लगभग लगभग 10 वीडियोस के अंदर मैं आपका सारा खत्म करा दूंगा। 250 एमसीक्यू ऑन एन एवरेज, अगर एक एक वीडियो के अंदर हम 25 एमसीक्यू का टारगेट रखेंगे एंड 250 एमसीक्यू लगभग कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा मत करिएगा, 10 क्लासेस लगभग डलेगी और एक एमसीक्यू ग्रुप 1 की बनेगा एक प्लेलिस्ट, जिसके अंदर तीनों ही सब्जेक्ट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड कॉस्ट, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है चलिए आ जाते हैं अब आज के पहले सेशन के अंदर। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारी बुक्स हैं, मॉड्यूल आप खोलो, पहले मॉड्यूल कवर करेंगे फिर एमसीक्यू बैंक कवर करेंगे। कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू सारा आप मेरे से पढ़िए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पेपर के अंदर अगर एमसीक्यू आया तो 30 में से 30 आएंगे, अगर आपने इन 250 एमसीक्यू का आपने समझ लिया और रट लिए तो। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटली 9 मॉड्यूल है, 9 मॉड्यूल है हमारे पास, है ना। पहले हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स, आज की क्लास में फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यू ही कवर करेंगे, फिलअप ट्रू फॉल्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेपर पैटर्न का पार्ट नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू का टारगेट रखा है, फिर अलग से अगर टाइम मिलेगा तो फिलअप अलग से करा दूंगा, पर अभी मेरा टारगेट एमसीक्यू कवर कराना है। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉड्यूल 1। चलिए एमसीक्यू में पेज नंबर आपको बताया तो नई बुक आप डाउनलोड खोल लो। लास्ट में चैप्टर के मॉड्यूल के लास्ट में मिलेंगे आपको एमसीक्यू। ये रहे, पेज नंबर आपका है 83, पेज नंबर 83 है। पहले 10 एमसीक्यू मुझे यहाँ पर मिल गए। आइए अब इन एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके इन पर टिक लगाएंगे और एक एक करके इनको समझेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है डैश कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट द इन्फिनिटी लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीरियड ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। कॉन्सेप्ट का कहता है कि भाई ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि देखो बिजनेस की लाइफ तो इनफाइनाइट होती है, पर हमें उस बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल पीरियड पे बांटना चाहिए, जिससे हम एक पर्टिकुलर पीरियड पे प्रॉफिट या लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जान सके। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड हमें यह बताता है कि बिजनेस की लाइफ जो है वो इनफाइनाइट है और हम इनफाइनाइट लाइफ के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट या फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। लेट्स सपोज 1 ईयर, 6 महीने, ज्यादातर ये 1 साल होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसमें हर साल हम प्रॉफिट
और लॉस का एक आइडिया मिल जाता है और एक फाइनेंशियल पोजीशन का भी आइडिया मिल जाता है। तो इसका पहले का आंसर है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, ऐसे कौन से अकाउंट है जहां पर एक्सपेंस और लॉस की बात हो रही है और इनकम और गेन्स की बात होती है, ऐसे अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये लो जी, इसका हमारा दूसरा आंसर हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन इज परसेंटेज एज, आप सभी को बताया, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें पता है कि जो हमारी लाइबिलिटी होती है, जो एसेट होती है, वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। तो टोटल एसेट बराबर टोटल लाइबिलिटी होती है, राइट। बैलेंस शीट में हमने देखा, आपने देखा होगा लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल एंड कैपिटल का मतलब होता है इनसाइडेड लाइबिलिटी, आपके बिजनेस के अंदर जो मेंबर है, पार्टनर है, उनकी लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी को जोड़कर बनता है टोटल लायबिलिटी। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास, वो आपके पास पहला वाला आंसर सही है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी का मतलब ही कैपिटल होता है, इक्विटी का मतलब ही कैपिटल होता है। तो ये देखो, कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, और माइनस ड्राइंग, ये तीनों बनता है इक्विटी। आपने बैलेंस शीट जब बनाई होगी दोस्तों, तो बैलेंस शीट में आपने एक काम किया होगा, सबसे पहले लिखा होगा कैपिटल, ठीक है, उसमें आपने ऐड करा होगा प्रॉफिट, जो कि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस से प्रॉफिट ऐड कर दिया, और माइनस करा होगा ड्राइंग, और जो बाहर आ गया वो नेट कैपिटल रही होगी। तो ये एक तरीके का पूरा नेट कैपिटल है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट, ये भी ठीक है। एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइंग, देखिए ये एक्सपेंस और ये ड्राइंग दोनों घूमकर उधर चले गए, तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो गया, ठीक है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल और रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और ये ड्राइंग उधर जाएगा माइनस। तो ये दोनों जब उधर जाएंगे तो यही बन जाना है वो घूमकर, जब ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यही घूम के बन जाएगा। अब देखो दोनों को, तो मतलब इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, उसको कई तरीकों से इन्होंने बांट दिया है। लो जी, कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ऑफ हैवी अमाउंट बट द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज फ्रिक्वेंटली एंटर इनटू बाय एन एंटिटी इज डैश। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट है विच रिकॉर्ड ओनली दोज कैश ट्रांजेक्शन, सबसे पहले ऐसी कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और वो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हैवी अमाउंट के नहीं होते, छोटे मोटे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सर आपको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया गया होगा, ये बेसिक क्लास में भी बताया गया होगा, छोटे मोटे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पेटी कैश बुक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज चार्जेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, टी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें छोटे मोटे खर्चे हैं जो रोजाना ऑफिस के अंदर होते हैं, इनको हम कैश अकाउंट में ना शो करके एक छोटी बुक मेंटेन करते हैं, पेटी कैश बुक, वहां पर इनको शो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग सही है। कहता है इट इज प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, क्या एक ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं दोस्तों, ये तीसरा वाला गलत हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया दोस्त, तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला, इसलिए ऑल ऑफ द अबव दी नहीं होगा। तीसरा वाला गलत क्यों है, रीजन क्या। देखिए ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल आ जाता है तो इसके हमें यह पता चलता है कि मैथमेटिकली, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक आपने नहीं करी है, कोई अमाउंट की, फिगर की मिस्टेक नहीं की है। अगर प्रिंसिपल एरर आ जाए, अगर प्रिंसिपल एरर आ जाए, मतलब आपने कोई प्रिंसिपल एरर या कोई क्लैरिकल एरर आपने करा हो, तो ऐसे के अंदर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर फाउंड नहीं किए जा सकते। मैंने राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, होना चाहिए था 5,000 से, होना चाहिए था 5,000 से, अब मैंने राम की जगह पर उसको श्याम पर डाल दिया, 5,000 ही। अब अमाउंट का तो एरर नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, पर अभी भी गलती है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं दिखाता, इसलिए ये गलत। इट इज प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हो, एक ऐसा नहीं है कि जरूरी किसी पर्टिकुलर पीरियड पे ही बनाना हो।
हाँ, पर एक बात ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होते, जबकि ये एक स्टेटमेंट है जहां पर लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उसको हम इस स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। एंड हियर इज योर आंसर इज बी। समझ में आ गया नहीं आया? The resources owned by the business with the purpose of using it for generating a future profit is known as asset। ये तो बहुत ही सिंपल था। एसेट वो होती है बिजनेस के लिए जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जिनका यूज करके हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अचीव करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें मिलता है जिनका यूज करके। तो भैया एसेट का मतलब वो चीज जो बिजनेस के पास होती है जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, जिसको यूज करके हम फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकते हैं। तो हियर इज योर आंसर इज एसेट। एसेट में जैसे बिल्डिंग का यूज करके बेनिफिट मिलेगा, मशीन का यूज करके बेनिफिट मिल सकता है, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कई सारे एसेट्स होती है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और इज ऑफ अ कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन दोस्तों कैपिटल नेचर की है? अब सबसे पहले समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। भाई कैपिटल नेचर के खर्चे वो खर्चे होते हैं जो एक हैवी अमाउंट के होते हैं, जिनका हम खर्च तो करते हैं पर जिसका बेनिफिट हम एक साल के बाद मोर देन 1 ईयर इसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीदता हूँ, कोई कार खरीदता हूँ, खर्चा तो हैवी हुआ पर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ना करके मोर देन 1 ईयर जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम करते हैं। तो मुझे बताओ सर, ऐसे कोई खर्चे हैं जिनका बेनिफिट आप एक साल से ज्यादा के लिए उठाएंगे? अगर मैं परचेज करता हूं, उस पर कमीशन देता हूं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि कमीशन जो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का होगा, इसका बेनिफिट आपने एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया। रिपेयर कॉस्ट हर साल आपको रिपेयर करानी पड़ती है, इसलिए रिपेयर जो कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है विद इन 1 ईयर। फैक्ट्री का रेंट आप हर महीने देते हो तो हर महीने उसका कंजम्पशन है विद इन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी है इसका आंसर। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, अब जो मशीन खरीद के लाए उसमें जो वेजेस पे करा उसको इंस्टॉल करने के लिए, वो मशीन का ही पार्ट होता है। पढ़ा जा, मशीन को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक जितना भी खर्चा होगा इट इज अ कॉस्ट ऑफ एसेट, और उसका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर कंज्यूम करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का है। अब मुझे बताइए सर, जो भी तरीके के आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं वो किस साइड शो होते हैं? क्या वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर आते हैं, खर्चे साइड। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लिए एक एसेट मानी जाती है, इसको हम धीरे 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 करके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे इन द नेम ऑफ डेप्रीशिएशन। मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, तो आप उसको बिल्डिंग को एसेट साइड में दिखाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर डेप्रिसिएशन के नाम पर इसको हम धीरे धीरे हर साल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जितना हमने उसको कंज्यूम कर लिया है। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर शो होता है? एसेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट शो होता है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर, ऐसी कौन सी बुक है जो जर्नल भी है और लेजर भी है? तो सर एक ही ऐसी बुक है जो जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल में हम बेसिकली करते क्या है कि हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज पास करते हैं, और जब मैं कैश बुक बनाता हूं तो वहां पर भी कैश ट्रांजैक्शन को डेट वाइज मेरे को डालना पड़ता है, आज इस डेट पे कैश गया आया उस अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको जर्नल कहा जाता है। लेजर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जब हम इसका अकाउंट कैश बुक बना देते हैं तो लास्ट में मुझे एक लेजर अकाउंट की तरह बैलेंसेस मिलता है कि लास्ट में मेरा कैश बैलेंस कितना है। तो कैश बुक जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है। आइए, एक लैपटॉप मैं परचेज करता हूं फॉर ऑफिस यूज, पर उसको मैंने रॉन्गली डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। बताओ ये कौन सा एरर है? भाई मैंने एक लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप अगर मैं खरीदता हूं तो एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, पर मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने परचेज अकाउंट में डाल दिया। कैश से कैश, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपने क्या करा? अमाउंट में गड़बड़ नहीं करी, आपने अकाउंट में गलती कर दी है। कैसे अकाउंट में गलती करी? अकाउंट में ये जो चीज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। भाई लैपटॉप इज एन एसेट,
परचेज इन एन एक्सपेंस। परचेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और लैपटॉप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर देते हैं, इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। लो जी, तो इसका आंसर ये है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस पर सिर्फ आपको आंसर, एक एक बात का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक नीचे देखो ट्रू फॉल्स वगैरह है, इसको करने की नीड नहीं है, बस करना चाहते हो तो अपनी उसका आप कर सकते हो, ऐसा कोई मैं मना तो नहीं कर रहा। बट सर नीचे ना आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दे रखे, ये देखो दे रखे ना, ये भी कराने हैं मेरे को। एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू, ठीक है। इसको अब एक बार देख लेते हैं, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 को 13,000 रुपए का है। मतलब ओल्ड प्रोविजन दोस्तों आपको दे रखा है 13,000 रुपए का दे रखा है आपको ओल्ड प्रोविजन। इसको हम ओल्ड कहते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको ओल्ड और न्यू करके सिखाया था। ड्यूरिंग द ईयर देखा गया कि बेडअप है 9,500 का। देखो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बेडअप दिया होता है, ये वो बेडअप होता है जो एक सिंगल इफेक्ट होता है और ये सीधा सीधा क्या जाता है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये वो बेडअप होता है। अगर आपको बेडअप दे रखा है तो इसका मतलब ये वो बेडअप है जो आपको डेटर में से आप माइनस करके ला चुके हो और इसको पीएनएल अकाउंट में भेजना है। अभी दिखाता हूं मैं। ये देखो पीएनएल अकाउंट है, तो यहां पर आएगा बाय ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। कितना आया, 13,000 रुपये। यहां पर आएगा टू बेड डेप, क्या कितना आएगा, 9,500 रुपये। फिर आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि भैया सन्ड्री डेटर है 31 मार्च को 3,25,000 रुपये, प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। और देखा गया 31 मार्च 2023 को, ये साल के शुरू में था। साल के शुरू का मतलब होता है कि डेटर में से माइनस करने के बाद का है ये। मतलब डेटर जो मुझे दिख रहे हैं ना 31 मार्च 2025 को, इसमें से ये वाला बेडअप माइनस हो रखा है। अब एडिशनल बेडअप और हुआ 2,500 रुपये का। तो एडिशनल बेडअप इसको बोलते हैं फर्दर बेडअप। 2,500 का एडिशनल बेडअप और हुआ। तो अब कहानी क्या है कि आपको प्रोविजन निकालना है। प्रोविजन निकालने के लिए आपको सन्ड्री डेटर लेना है। सन्ड्री डेटर आपको दे रखा है 3,25,000 रुपये, 3,25,000 का सन्ड्री डेटर है। इसमें से आप माइनस करोगे फर्दर बेडअप। अब कहानी ये आती है कि फर्दर बेडअप क्यों माइनस करा, ये वाला बेडअप क्यों नहीं माइनस करा, क्योंकि ये वो बेडअप है जो आप अपने डेटर में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। मतलब ये 3,25,000 में से ऑलरेडी 9,500 माइनस हो चुका है। ये साल के शुरू में ही हो गया था। और ये जो 3,25,000 सन्ड्री डेटर दे रखे हैं ये साल के एंड में है। और ये जो फर्दर बेडअप हुआ ये भी साल के एंड में हुआ। मतलब ये वाला माइनस नहीं हुआ 2,500, ये ऑलरेडी माइनस होगा। शुरू में ही बेडअप हो गए थे वो, मतलब पिछले साल के रहे होंगे शुरू का मतलब। तो वो माइनस हो चुके हैं 3,25,000 में से। जो माइनस नहीं हुआ वो और माइनस कर देंगे, क्या, 2,500 रुपये। तो 2,500 मैंने माइनस करा और माइनस करने के बाद जो निकल के रहा है उसको नेट डेटर कहेंगे और इस पे प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। 3,25,000 माइनस 2,500, यह आ गया 3,22,500। अब प्रोविजन मेंटेन करेंगे इस पे @5%। 3,22,000 का 5%, यह आ गया 16,125। और यहाँ पर नेट आ जाएगा, ये वो आ जाएगा जो बैलेंस शीट में शो होगा एसेट साइड में, 3,06,375। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आएगा टू न्यू प्रोविजन 16,125। तो ओवरऑल आपके बेसिकली दो तरीके से होता है ये। पहला तरीका ये है कि न्यू ओल्ड प्रोविजन को इनकम मान लो, न्यू प्रोविजन का टोटल खर्चा मान लो। दूसरा क्या होता है, इन दोनों की डिफरेंस लो कि ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, 16,173, मतलब खर्चा ज्यादा और इनकम कम, तो नेट खर्चा दिखा दो ना आप। हमारा दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि 16,125 का टोटल प्रोविजन चाहिए मुझे, मतलब टोटल प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है 16,125 रुपए का। 13,000 का ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन है, तो अब 16,125 में 13,000 और माइनस कर दो तो 3,125 का और प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको दूसरे तरीके से आप ये सोल्व कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आप इसको नहीं लिखना, इसकी जगह पर सिर्फ लिखना 3,125 शो कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल वे में कराया था क्लास के अंदर, अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था माइनस करके। मैंने ये कहा था सिंपली आप एक काम करो, ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट डाल के इनकम मान लो और न्यू प्रोविजन जो बनाना पूरा का पूरा बना लो, खत्म। ये बार बार नेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका सही आंसर आ जाएगा।
ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या बताना है, कितना अमाउंट डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। 1, 2 और 3, 3 ही तो हुआ। 16,125 में से 13,000 तो वो ऑलरेडी इनकम हो गई, तो नेट कितना आया 3,125। 3,125 9,500 प्लस 2,500 याद आएगा 15,125 डेबिट साइड में आ रहा है पीएनएल अकाउंट के। 15,125 डेबिट टू द पीएनएल अकाउंट बाई 15,125 रुपए। आया समझ में नहीं आया? 20 का आंसर है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,50,000 रुपए है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, जो कि 10,000 रुपए दे रखा है। इफ डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे 10% पर एनम अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 1,50,000 में से पहले वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं 1,10,000 और 1,40,000 आ जाता है, और उस पर फिर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने फास्ट ट्रैक बैच में भी बताया था और मैंने ये बात रेगुलर बैच में भी बताई हुई है। जब भी आपको परसेंटेज दे रखा हो, आप सभी चीज को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्टली 10% जो दे रखा है, परसेंटेज अगर गिवन है, तो आप वो उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट पर। तो अब आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास शुरुआत में आपकी बुक ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखी है 1,50,000, ठीक है जी। अब यहां से आप 10% का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या आगे जी 15,000 माइनस कर दिया, यहाँ बच गई रिटर्न डाउन वैल्यू 1 साल बाद की, तो 1,50,000 माइनस 15,000, यह आ गया 1,35,000। अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी लेस कर दो, ये लेस कर दिया 13,500। लेस करने के बाद जो मिल गया ये है तीसरे ईयर की स्टार्टिंग की WDV, यह आ गया 1,21,500। अब आपसे कह रहा है तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा। देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, दूसरे साल का, अब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 10% लगा लो, यह आ गया 12,150। ये हमें बताना था कि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने बोला थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 12,150 रुपए। आ जाइए। एक मैंने गुड्स परचेज करे मिस्टर आर से 3,600 रुपए के। अगर मैं मिस्टर आर से गुड्स परचेज करूंगा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर। 3,600 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। यह है करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री में हुआ क्या? रॉन्ग एंट्री में ये हुआ कि 3,600 की जगह 6,300 रुपए डाल दिए, और वो भी मिस्टर आर के डेबिट साइड पे डाल दिए। मिस्टर आर के डेबिट साइड पे मतलब हमने मिस्टर आर को डेबिट कर दिया 6,300 से। लो जी, अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूरी एंट्री नहीं बतानी, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये बताना है मिस्टर आर को क्रेडिट करना था, आपने उल्टा डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्रेडिट करना था 3,600 से, ठीक है। ये तो अभी हमें क्रेडिट साइड में डालना है, तो 3,600 रुपए क्रेडिट करना था, उल्टा आपने ऊपर से उल्टा और भी ज्यादा अमाउंट डेबिट कर दिया। तो पहले तो इसको क्रेडिट करूंगा कितने से, 6,300 से, जिससे ये एंट्री नलीफाई हो जाएगी। जो आपने गलत किया उसको ठीक करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया, तो मेरे मिस्टर आर जो डेबिट मैंने कर दिया था वो पूरा गलत है, होना ही नहीं चाहिए था। आपने उसको पूरा क्रेडिट करके एक तो नलीफाई करा, पहले इफेक्ट, गलती ठीक करी। अब जो 3,600 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था वो भी करेंगे। ये तो 6,300 मैंने गलती को ठीक करा है, अब जो 3,600 रुपए उसके अकाउंट में आना था वो भी करेंगे। तो ओवरऑल 9,900 से मिस्टर आर का अकाउंट क्रेडिट होगा, 9,900 से मिस्टर आर का अकाउंट क्रेडिट होगा। और देखो तीनों आंसर सही है, खत्म हो गया जी आपका एक चैप्टर। हमने इस चैप्टर के अंदर 13 MCQ अपने कवर कर लिए। अब मैं अगले चैप्टर पे आता हूं, और मुझे नहीं पता, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अगले मॉड्यूल पे आ जाते हैं। 2-3 क्लास के अंदर मॉड्यूल समाप्त कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। मॉड्यूल वाइज इसमें MCQ दे रखे हैं हर मॉड्यूल के। मैं पहले मॉड्यूल वाइज MCQ इसलिए करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बैंक है ना हमारा इंस्टीट्यूट का, उसमें मिक्सअप दे रखा है। तो एक बार मॉड्यूल वाइज अगर MCQ हमने कवर कर लिया तो एक हमारे बार दोबारा हमारे चैप्टर का एक ओवरव्यू सा मिल जाता है, यार इस चैप्टर में क्या क्या रहा है, कैसे कैसे बातें हो रही है ना, एक ओवरव्यू मिल जाता है।
बस मैं कह रहा हूँ ये आप देखो, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ, इन्हीं को ही रिपीटेड बेसिस पर प्रैक्टिस करो। एक तो सबसे बड़ी गलती यही है कि रिपीटेड बेसिस पर प्रैक्टिस होती ही नहीं है। बस एक बार कर लिया, छुट्टी खत्म, काम हमारा, हमारे हमने तो एक बार कर लिया, मन की सेटिस्फेक्शन हो गया। अरे वो एक बारी में हुआ ही नहीं ना दोस्त, एक बार से ज्यादा बार करना पड़ता है, तब होता है। ये देखो, अब हमारे पास 3 चैप्टर के एमसीक्यू मिक्स होकर आएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट में 10 इसमें एमसीक्यू फिर से मिल गए मुझे, और कुछ एमसीक्यू मुझे इसमें भी 13 एमसीक्यू, सब में 13 देखो, इसको भी करेंगे। पहले आ जाते हो बेसिक वाले बात में, 10 एमसीक्यू आ जाते हैं जो बेसिक है। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहता है विच क्लास ऑफ अकाउंट इज एन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कंसाइनमेंट अकाउंट किस नेचर का है? पर्सनल, रियल, रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनल अकाउंट का? सर नॉमिनल नेचर का है। कंसाइनमेंट अकाउंट किस नेचर का है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसके अंदर एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन डालते हैं, और लास्ट में से जो कंसाइनमेंट ऑन प्रॉफिट निकलता है उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का, इट इज अ नेम, इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ये एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ठीक है जी। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर कब किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कब किया जाता है? देखिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तब बनाया जाता है जब को वेंचर जो होते हैं, आपके जो को वेंचर है वो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखते हैं। भाई आप और मैं मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैंने अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब दोनों की ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में लाया जाएगा और क्या करना जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करा जाएगा। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने का पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना होता है, क्योंकि दोनों को वेंचर अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। मैं अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, तुम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, इसलिए मेमोरेंडम बनाया जाता है। दोनों के ट्रांजैक्शन लाकर, दोनों के खर्चे और इनकम को लाकर प्रॉफिट निकालेंगे और पता चल जाएगा प्रॉफिट क्या है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वेंचर। ठीक है जी। वेंचर ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन डिस्काउंटेड का मतलब बैंक से जब आप डिस्काउंट कराते हो अपना पैसा, बैंक, इसका मतलब होता है जो आपके पास अगर बीआर पड़ा है, आप बैंक पे गए, बैंक को बीआर दिया और बैंक से कुछ पैसा ले लिया आपने, और वो बीआर जाकर डिसऑनर्ड हो गया, उसका पैसा मिला ही नहीं बैंक को। तो सर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? देखिए नोटिंग चार्जेस तो वही पर्सन पे करता है। नोटिंग चार्जेस का बर्डन उस पर्सन पर पड़ता है जिस पर्सन के पास बीआर था। मान लीजिए आपके पास बीपी है, आपने मेरे से पैसा उधार पे लिया, मेरे पास बीआर आ गया, आपने बीपी साइन कर लिया। अब आपके बीपी बिल का पेमेंट करना है 2 महीने बाद, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं बैंक गया, बैंक को बोला, बैंक भैया ये 10,000 रुपए का बीआर है, ये आप रख लो और मुझे 9,500 दे दो, 500 अपने चार्जेस काट लेना। अब मैंने बीआर दिया बैंक को, मेरे को तो 9,500 मिल गया, मैं कर लिया। 3 महीने बाद जब आपको पेमेंट करना था, आपने डिसऑनर कर दिया। अब बैंक पकड़े तो पकड़े किसको? बैंक ने नोटरी जब पे जाकर भैया इस पे केस वेस करा और नोटिंग चार्जेस पे करे, तो बैंक एट द टाइम नोटिंग चार्जेस पे करेगा। फिर बैंक वो मेरे से ले लेगा नोटिंग चार्जेस का पैसा, बैंक मेरे से ले लेगा, नोटिंग चार्जेस का बर्डन मेरे पे पड़ेगा और मैं फिर आपसे लूंगा क्योंकि आपने डिसऑनर्ड करा था, तो घूमेगा। पर एट द टाइम कौन पे करता है? बैंक। एट द टाइम नोटिंग चार्जेस इनिशियली पेड बाय द बैंक। हर केस में बैंक नहीं होगा क्योंकि इधर मैंने बिल बैंक को दिया रखा ना, जिसके पास बीआर होगा वो इनिशियली नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अब मैंने बैंक को दे रखा था बीआर, अगर मैं एंडोसी को दे देता एंडोसर को, तो उसके पास वो नोटिंग चार्जेस पे करता। इन इस केस के अंदर बैंक के पास बीआर था, तो बैंक इनिशियली नोटिंग चार्जेस पे करेगा, फिर वो नोटिंग चार्जेस बैंक मेरे से ले लेगा और फिर मैं आपसे लूंगा या आपसे एक नया बिल जनरेट करवाऊंगा। जैसे भी हमारी डील चलेगी। ठीक है जी। कहता है द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कोवेंचर मेंटेनिंग ओनली हर हिज ऑन ट्रांजेक्शन। भैया अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोवेंचर मेंटेनिंग क्या है? भाई मान लो आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूं, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला, आपने भी खर्चे करे, आपसे आपके खर्चे से भी आपको इनकम हुई। भैया आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, उसको बेचा, आपने इनकम जनरेट करी, मैंने भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, खर्चे करे, मेरे से भी इनकम, कुछ इनकम मेरे पास है, कुछ इनकम आपके पास है।
लेट सपोज कि आपने खर्चे करे 10 लाख रुपए के और इनकम आपने जनरेट करी 15 लाख की। हमारा दोनों का रेशियो इक्वल इक्वल है, तो 5 लाख का आपका सीधे सीधा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ठीक है, वो आपका नहीं है, वो हम दोनों का है। मैंने खर्चा करा 5 लाख का और मुझे 8 लाख का मेरे को पूरा टोटल सेल हुए, तो मेरा नेट प्रॉफिट 3 लाख का। अब मैं क्या करूंगा, 3 लाख मेरे पास आया, 5 लाख, तो उन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 हो गए 8, दोनों को इक्वली बढ़ेगा 4 4। अब मेरे पास बचे 3 लाख, आपके पास बचे 5 लाख, तो आप मुझसे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डेबिट करोगे। अब मेरे अकाउंट में डालोगे 1 लाख रुपए, राइट। दोबारा सुन लो भैया, 10 लाख रुपए था, आपके खर्चा 10 लाख का हुआ, आपने 20 लाख की आपने 15 लाख की सेल कर दी, 5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, आपके हैंड पर 5 लाख रुपए कैश पड़ा है। प्रॉफिट वो दोनों का है, पर 5 लाख आपके पास पड़ा है। मैंने 5 लाख का खर्चा करा, 8 लाख की सेल करी, उस पर 3 लाख का प्रॉफिट मेरे पड़ा है। अब प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो 8 लाख होता है, 3 लाख मेरे पे है, 5 लाख आप पे, 4 4 बढ़ना चाहिए। अब आप 1 लाख रुपए मेरे को डालोगे ना, तो वही कह रहा है। तो भैया होगा क्या कि डेबिट करना होगा टू अदर कोवेंचर पर्सनल अकाउंट, उसके कोवेंचर पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो आप डेबिट करोगे तो मेरे पे क्रेडिट करना, अपोजिट होता है ना, तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास 5 लाख था, होना चाहिए था आपके पास अकॉर्डिंगली 4 लाख, तो आप वो 1 लाख रुपए मेरे पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दोगे आप अपनी बुक्स में, और मैं उसको फिर क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो डेबिट करेंगे, डेबिट टू दी अदर कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आगे नहीं आया। कहता है इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय अ कोवेंचर विल बी ट्रीटेड एज, उसको क्या ट्रीट करा जाएगा। भाई मान लीजिए हमारा एक दोनों का, हम दोनों कोवेंचर और हमारा एक जॉइंट वेंचर है। अब आपने कहा कि भैया ये जो मटेरियल है ना, ये मुझे आप दे दो, मैं खरीदने को रेडी हूँ। आपने कहा भाई ये मटेरियल बचा हुआ है ना हमारे जॉइंट वेंचर का, इसको मैं ले लेता हूँ। अब 10,000 का मटेरियल था, आपने कहा 8,000 में दे दो, हमने कहा ठीक है 8,000 पे ले जाओ आप। हमने दोनों एग्री हुए, 8,000 का आपको दे दिया। अब जो 8,000 पे हमें मिला वो क्या है, वो जॉइंट वेंचर की इनकम है। और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टॉक टेकन बाय दी कोवेंचर, 8,000 रुपए वो इनकम साइड में डालेंगे। तो अगर कोई भी कोवेंचर जॉइंट वेंचर के मटेरियल स्टॉक को ले जाता है तो वो जॉइंट वेंचर के लिए इनकम मानी जाती है, क्योंकि वो आपको ना बेचेगा, किसी और को बेचेगा, है ना, इसलिए तो क्या मानी जाएगी, एन इनकम ऑफ दी जॉइंट वेंचर माना जाएगा। द बैलेंस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, सो अब कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट करने के बाद, सारे खर्चे इनकम क्रेडिट करने के बाद, दोनों में जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो हमारे लिए क्या होगा, उसका बैलेंस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट करेंगे उस बैलेंस को, और पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। भाई कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस होगा तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बोलेंगे या लॉस ऑन कंसाइनमेंट भेजेंगे, और उस प्रॉफिट को फिर ओवरऑल कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है, मेन जो कंपनी का अपना पूरे एज अ कंपनी होल जो पी&एल अकाउंट बनाती है उस पर ट्रांसफर कर देंगे कि हाँ कंसाइनमेंट बिजनेस से इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ। पर उस बैलेंस को कहेंगे क्या, प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट कहेंगे, ये लिखा है। कह रहा है उस बैलेंस को क्या कहेंगे, उस बैलेंस को क्या कहेंगे। कहता है श्याम और रमाया, श्याम एंड रमिया एक बिजनेस में एंटर होते हैं और वो बाय और सेल वाले बिजनेस में एंटर कर फोर्ट ग्रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब 1 ईयर इधर बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी दो पार्टनर, जब भी दो लोग आपस में जुड़ते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उस जुड़ने को क्या कहा जाता है, जॉइंट वेंचर कहा जाता है। अगर ये कंटिन्यूस पीरियड के लिए जुड़ते तब मैं इसको पार्टनरशिप कहता। कंसाइनमेंट तो दूर की बात है, कंसाइनमेंट में जुड़ना नहीं होता, कंसाइनमेंट में कंसाइनी को देना होता है, उस पर कमीशन देना होता है बस। जब दो पर्सन आपस में जुड़ रहे हो किसी चीज के लिए तो वो या तो जॉइंट वेंचर होगा या वो पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप अगर है तो वो बिजनेस कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कह रहा हूँ, लाइव उसकी इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर ऐसे जुड़ रहे हैं तो, अगर वो एक लिमिटेड सीमित शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जुड़ रहे हैं तो फिर वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। तो ये भाई रामाया और श्याम और रमाया जो है वो जॉइंट वेंचर में जुड़े हुए हैं। भाई मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, व्हेन जब सारे कोवेंचर, जितने भी कोवेंचर है वो अपनी अपनी बुक्स खुद अपनी ट्रांजैक्शन को अपने ही, जब सारे कोवेंचर अपनी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं बस अपनी बुक में, तब मेमोरेंडम बनाया जाता है। आप अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, मैं अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अपनी अपनी कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, इसलिए मेमोरेंडम बनाकर दोनों की ट्रांजैक्शन को यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। ईच कोवेंचर कीप रिकॉर्ड देयर ओन ट्रांजैक्शन ओनली, जब अपनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सारे कोवेंचर तब मेमोरेंडम बनाने की जरूरत पड़ती है। Which of the following commission is allowed by the consignor to consignee to encourage the consignee putting hard work to introduce a new product in the market?
भाई ऐसा कौन सा कमीशन है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है कि उसको इंकरेज कर पाए, हार्ड वर्क कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए, मार्केट में नया लॉन्च कर रहा है प्रोडक्ट को तो उस पर थोड़ी मेहनत करे, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाता है इंकरेज करने के लिए कि और अच्छे मेहनत करेगा। एंड द लास्ट वन, अब ये क्या कहता है, कहता है इफ कावेरी एक्सेप्ट विच वाज एंडोर्स्ड बाय अस इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर्ड देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन आवर बुक टू सलीम, कावेरी, बिहार अकाउंट या नॉन ऑफ द अबव। पहले तो क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि कावेरी है, हम है और एक सलीम है। तो कावेरी के पास बीपी है, हमारे पास बीआर है, तो हमने क्या करा, कावेरी से जो बीआर आया वो हमने बीआर एंडोर्स कर दिया सलीम को। अब कावेरी ने वो सलीम को पैसा नहीं दिया, अब कावेरी सलीम को पैसा नहीं देती तो सलीम ने हमें पकड़ लिया कि भैया देखो तुमने दिया था हमें बीआर, अब भैया तुम हमें पैसे दो। तो सलीम ने क्या करा, वो बीआर कैंसिल करा और हमें बना ली लायबिलिटी, हमें बना लिया एसेट उसकी बुक में। हमने क्या करा, हमें कहेंगे कि सलीम भाई आप हमारे अब क्रेडिटर हो गए, बीआर तो गया उसके पैसे तो नहीं हुआ, आप हमारे लिए क्रेडिटर हो गए और ये पैसा हम कावेरी से लेंगे तो कावेरी को दोबारा हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने कावेरी से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया था तो हमने बीआर को डेबिट करके कावेरी एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर दिया था, है ना। कावेरी एज अ क्रेडिटर, कावेरी से पैसा लेना होगा ना हमें, क्रेडिटर नहीं डेटर, कावेरी से हमें पैसा लेना था, ठीक है, कावेरी से हमें पैसा लेना था। लेट सपोज कावेरी से 10,000 रुपये लेना था, तो कावेरी ने कहा मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लो, तो 10,000 हमने कावेरी को डेबिट कर रखा होगा डेटर, उसको हमने कैंसिल कर दिया और बीआर को डेबिट कर दिया था। फिर मैंने क्या करा, उस बीआर को सलीम को ट्रांसफर कर दिया, तो बीआर मैंने कैंसिल करा और सलीम को मुझे पैसा देना था, सलीम को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि मेरा सलीम क्रेडिटर था। अब सलीम से वो डिसऑनर्ड हो गया, सलीम का पास आया, कावेरी ने पैसा नहीं दिया, तो सलीम ने वापस मुझे क्रेडिटर बना लिया, मैंने सलीम को वापस क्रेडिटर बनाया, सलीम ने मुझे एसेट बना लिया, डेटर बना लिया, क्योंकि सलीम मेरे से वापस पैसा लेगा, बीआर कैंसिल कर देगा। तो अब मेरी क्या एंट्री होगी, मेरे बुक्स में एंट्री ये होगी, सलीम को देना है, कावेरी से लेना है, सीधी कहानी ये होगी। तो कावेरी एसेट है, सलीम मेरा क्रेडिटर है, कावेरी अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट। कावेरी को अब पूछ रहा है कि भैया किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, कावेरी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कावेरी से लेंगे हमारी एसेट है और सलीम को देना है हमारा क्रेडिटर है, ठीक है जी। एंड हियर ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है, बट इसका एक छोटे 3 क्वेश्चन और है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं, ये वाले 3 क्वेश्चन, ठीक है जी, आ जाओ। चलिए सर, सबसे पहले तो ये वाला कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। कहता है राजू ने एक बिल ड्रॉ करा संपत पे 25 अक्टूबर 2023 को 90 दिन के लिए, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी। मैच्योरिटी डेट ग्रेस डेट जोड़ने के बाद आती है, तो आइए सर जरा निकालते हैं। 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2025 से लेकर इसमें 90 डे हम जोड़ देंगे, 25 अक्टूबर से लेकर अगले 25 अक्टूबर तक 30 दिन, अक्टूबर सितंबर, ठीक है, सितंबर से के बाद अक्टूबर से लेकर सितंबर का नवंबर आ जाएगा, 25 नवंबर 30 दिन, 25 दिसंबर, नवंबर, 25 अक्टूबर पे आपके पास होते हैं टोटल, एक मिनट रुक जाओ, अक्टूबर में टोटल कितने दिन हो गए, अक्टूबर में 31 दिन हो गए, तो 26 27 28 29 30 31 6 दिन ये हो गए अक्टूबर के 6 दिन, फिर 30 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, कितने हो गए 30 प्लस 31, 30 प्लस 31 प्लस 6, 67 डे हो गए और 90 से माइनस कर दो, 23 दिन और बच गए, 23 डे हो गए। नहीं नहीं ऐसे नहीं डायरेक्ट करेंगे ना, सीधा सीधा सिंपल सिंपल कर लो, ऐसे करो, 25 अक्टूबर 2023 है, 90 दिन जोड़ दो सीधा सीधा, 25 अक्टूबर 2023 पहला, फिर एक महीना, 30 3 90 दिन का मतलब हो गया 3 महीने, ठीक है ना, 3 मंथ कंसिडर करते हैं इसको। अगला महीना कब होगा, 25 नवंबर 2023, एक महीना कंप्लीट हो गया, 25 दिसंबर 2023, देश के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करा गया है मॉड्यूल के अंदर, और 25 जनवरी 2023 हो गए 3 महीने, और 2024 पे 30 नहीं 24 आएगा ना, अगले साल 24 आ गया,
पहला महीना यहाँ हुआ, दूसरा महीना यहाँ हुआ, तीसरा महीना हो गया, मतलब यहाँ पर पूरे आपके 90 दिन कंप्लीट हो गए। 3 महीने मतलब। इसमें फिर 3 डे की ग्रेस दिन जोड़ देंगे तो 28 जनवरी 2024 की बात आ जाती है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 28 जन 2024। एक बार चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। दूसरे का डी है, 28 जनवरी 2024। ठीक है, तो 90 दिन के हिसाब से इन्होंने काउंट ना करके मंथ के हिसाब से इन्होंने काउंट करा। इसने कहा 3 महीने है तो इसने 25 से 25 कर दिया मंथ। डेज में ऐसा नहीं होता, डेज में जैसे मैं पहले कर रहा था ना वैसा होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो करा है मेरे हिसाब से इनको डेज के हिसाब से काउंट करना चाहिए था, क्योंकि किसी महीने के अंदर 31 दिन है, किसी महीने के अंदर 30 दिन है, तो डेज के हिसाब से काउंट करते हुए फिर 28 ना होकर कुछ और होता आंसर। 28 ना होकर होता आपका आंसर 26 जनवरी होता, पर 26 जनवरी को क्योंकि हॉलीडे हो जाता है तो फिर 27 पर मैं विजिट करता, है ना। पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले होता, 25 होता है फिर, क्योंकि 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे पहले से पता है, तो फिर 26 की जगह 25 होता, 25 को करता ठीक। बट क्योंकि इन्होंने मंथ वाइज कंसीडर करा अपने आंसर शीट में, तो इसलिए मैंने भी आपको मंथ वाइज बता दिया। अदरवाइज डेट वाइज जो होता वो 26 जनवरी को पड़ रहा था, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले 25 जनवरी कहते हैं। तो अभी के लिए आप 28 जनवरी लिखेंगे। ठीक है जी भैया, इधर पढ़ लो अभी वाला क्वेश्चन। एक्स ड्रॉ बिल ऑन वाई फॉर 1,80,000 फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स ने बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर 1,80,000 का म्यूचुअल एकोमोडेशन के, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, पूरी पूरी कहानी रखते हैं। तो ये एक्स है, ये वाई है, इसके पास बी आर आएगा, इसके पास बीपी आएगा। ठीक है जी, 1,80,000 का इन द रेशियो ऑफ 2:1 की रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। एक्स गोट इट डिस्काउंट फ्रॉम 1,69,200 एंड रेमिट 1/3 प्रोसीड टू वाई। तो हुआ क्या कि 1,80,000 रुपये का बिल था, 1,80,000 रुपये का बिल था। ठीक है, इन्होंने बैंक से डिस्काउंट कराया, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बैंक से इन्होंने डिस्काउंट कराया, और बैंक से डिस्काउंट कराने के बाद इनको मिले 1,69,200, 1,69,200। अब इनका जो आपस में रेशियो था वो रेशियो था 2:1 कि मतलब जो भी बिल होगा उसका दूसरा हिस्सा मुझे मिलेगा, एक हिस्सा तुझे मिलेगा। इसका मतलब इसका 1/3 मिलेगा इसको और 2/3 मिलेगा इसको। और पेमेंट किसने करेंगे? पेमेंट तो पूरे 1,80,000 करने हैं, क्योंकि बैंक ने अपना चार्जेस काट कर दिया है आपको। 1,80,000 का बिल है तो पेमेंट पूरी 1,00,000, तो 2/3 की पेमेंट इसको, ये है बिल की पेमेंट जिसको करनी है, और 1/3 की, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 60,000 रुपये इसके हिस्से में आ रहे हैं जिसको पेमेंट करनी है, और 1,20,000 रुपये आ रहे हैं इसके हिस्से में जिनको इनको पेमेंट करनी है बैंक को। पर बैंक से इन्होंने बिल डिस्काउंट करा तो कम पैसे मिले, 1,69,200 डिवाइडेड बाई 1,69,200 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, यह आ गया जी 56,400 और मल्टीप्लाई बाई 2 यह आ गया 1,12,800। ठीक है जी, समझ में आया? मतलब 1,80,000 का बिल दोनों मिलकर इशू करा, इतना पैसा बैंक से डिस्काउंट करके आ गया, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, पर पेमेंट ये उतनी उतनी करेंगे। तो 1,20,000 पेमेंट करेंगे पर इनको मिलेगा, क्योंकि हेल्प के पर्पस के लिए होता है ये बेसिकली। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच मनी शुड बी रेमिटेड बाय एक्स टू वाई एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सो एज टू अनेबल वाई टू डिसऑनर द बिल। अब वाई को, अब क्योंकि वाई के पास बीपी है, वाई ने बीपी वाला पार्ट लिया, तो वाई को क्या करना होगा, वाई को अपने पैसे जोड़ने होंगे 60,000 रुपये, क्योंकि मान लो अगर ये 3 महीने का डिस्काउंटिंग पीरियड था तो 3 महीने बाद वाई अपनी जेब से 60,000 लेगा। वाई इससे कितना लेगा, एक्स से इतना लेगा जितना इसको मिला, या 1,20,000, 1,20,000 लेगा भाई, तो 1,20,000 रुपये लेगा एक्स से, तो वाई अपनी जेब से 60 देगा, 1,20,000 लेगा एक्स से, और टोटल 1,80,000 जाकर बैंक में जमा करा देगा। यही होता है म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो वो कह रहा है कि वाई को कितने पैसे लेने हैं एक्स से जिससे वो अपने बिल को ऑनर कर पाए। 1,20,000 रुपये लेने हैं, गलत, एक लगा दिए, 1,20,000 रुपये लेने हैं। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पहले का आंसर ए, ठीक है। एंड द लास्ट वन अबाउट देख लो, पी और क्यू ज्वाइंट वेंचर में एंटर होते हैं और 3:2 का शेयरिंग है। पी ने परचेज करा गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए, क्यू ने उसको 95% गुड्स बेच दिए 2.5 लाख रुपए में। पी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% कमीशन ऑन परचेज एंड क्यू इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 5% ऑन अ सेल। पी ड्रो अ बिल on Q for amount equivalent to 80% of the original cost of goods and P got a discount on 1.5 lakh
व्हाट इज द पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। भाई इसके लिए तो प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो बनाइए सर। एक नॉमिनल अकाउंट बना लेते हैं जिसमें सारे खर्चे डेबिट साइड में और सारी इनकम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ठीक है जी। पी का खर्चा पी के नाम से ले लेता हूँ। पी ने खर्चा करा, हमें कौन सा प्रेजेंट करके दिखाना है, हमें तो टिक मार्क लगाना है। पी ने खर्चा करा 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पर पी के खर्चे 2 लाख रुपए आ जाएगा। क्यू ने सेल करी, ये परचेज करा है पी ने, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्या हुआ है। क्यू ने सेल करी, कितने की सेल करी, 95% गुड्स बेच दिए, 95% गुड्स बेचे 2.5 लाख के, 2.5 लाख रुपए पैसा पड़ा है पी के पास, क्यू के पास। पी इज एंटाइटल गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑफ परचेस, जितनी परचेस करा उसका 1% कमीशन दिया जाएगा पी को। तो पी का कमीशन कितना बनता है, 2 लाख का 1% 2,000 रुपये। और फिर क्यू को भी कमीशन दिया जा रहा है, क्योंकि क्यू असली काम तो क्यू ही कर रहा है भाई, परचेस करना तो आसान है पर सेल करना मुश्किल है। तो क्यू को सेल पे दिया जा रहा है कमीशन, वो भी कमीशन दिया जा रहा है 5% का, और इसको 1%। सेल कितनी है जी, 2.5 लाख, 2,50,000 का 5%, 12,500 सेल है। ढाई लाख की इनकम हो गई सर, क्लोजिंग स्टॉक भी तो है। स्टॉक कितना मेरा, 5% स्टॉक बचा है ओरिजिनल कॉस्ट का, तो 2 लाख का 5% स्टॉक बचा है 10,000, समझ में आया ना भाई। 2 लाख का 95% बेचा है 2.5 लाख का, 2 लाख का 5% 10,000 तो बचा ही है। तो 2,60,000 ये हो गया, 2,60,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,000 और माइनस 12,500। रेशियो कितनी, 3:2। ये जो प्रॉफिट आ रहा है खर्चा माइनस करने के बाद 45,500 आ रहा है, जिसमें पी के हिस्से का हिस्सा है 2:3 में बांट देंगे। तो पी और क्यू का क्या हिस्सा आएगा, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 18,200 आया इसका। और मल्टी क्या है भाई, 3/2 है, हाँ 2/2, 45,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 27,300 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 18,200। ये हिस्सा है भाई प्रॉफिट का। अब मुझे बताओ कौन सा पूछा था, पी का शेयर का प्रॉफिट क्या पूछा था उसने। पी के शेयर का प्रॉफिट आ रहा है 27,300, रुक जाओ ये रुक जाओ, 27,300 पी के शेयर का प्रॉफिट आ रहा है, बट इसके अंदर पी को डिस्काउंटिंग चार्ज भी देना है। पी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसने सर डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो दिया है, ये वाला पार्ट देखो। पी ड्रॉ अ बिल ऑन क्यू, क्यू पे बिल ड्रॉ करता है ओरिजिनल कॉस्ट का 80%, तो 2 लाख का 80% कितना हो गया, 8 दिन 16, 1,60,000 का बिल ड्रॉ करता है, जिसमें से इसको 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट करके बैंक से, तो इसको 10,000 रुपये इसने अपने चार्जेस पे करे बैंक को। पी ने एक बिल ड्रॉ करा 1,60,000 रुपये का क्यू के ऊपर, 1,60,000 का बी आर की पे आ गया, बी आर पी ने वो बैंक को दिया और 1.5 लाख लेकर आ गया वहां से कैश, 10,000 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्ज पे करा। तो अब मैं कहूंगा कि पी के शेयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 27,300। यार ये डिस्काउंट वाला पार्ट पहले ही लिख लो ना, खर्चे का पार्ट हो गया है तो, क्योंकि दोनों एक जॉइंट वेंचर चला रहे हैं ना। तो एक काम करो, रुक जाओ, एक काम करो, सीधा सीधा आप ऐसा करो कि भैया हमने डिस्काउंटिंग चार्ज भी पे करे, वो भी हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि वो अकेला उसने थोड़ी लिया है, दोनों ने जो पैसा आया होगा डिस्काउंट करके वो तो दोनों ने बांटा होगा ना, तो खर्चा भी दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आया डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है, 10,000 रुपये। तो अब मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कितना आया, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, देखना 2,60,000 माइनस 10,000 माइनस 12,500 माइनस 2,000 और माइनस 2 लाख, ये आ गया 35,500। ये है जी प्रॉफिट, 35,500 नेट प्रॉफिट है, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दोनों के खर्चे के लिए है, तो दोनों के खर्चे में। तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा, 35,500 का 3/5, ये पी का शेयर हिस्से आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,300, देखो आ गया 21,300, एंड हेयर इज योर आंसर। तीसरे का बी है 21,300। खत्म हो गया जी। आज हमने 2 मॉड्यूल अपने कवर कर लिए और टोटल 26 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, 13 उसमें 13 इसमें, ठीक है जी। 26 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मैं बता देता हूँ कितने कितने अभी मुझे लगता है कि पॉसिबल है।
ऑब्वियस है इसके अंदर भी 13 क्वेश्चन होंगे, पार्टनरशिप में भी 13 होंगे। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि सब इकट्ठा है, इसमें 13 होंगे, 13 इंटू 4 52 और 26 लगभग लगभग 78 क्वेश्चन होंगे। इसका देख लो एक बार, सेक्शन ई में इंडिविजुअल दे रखे हैं या अलग अलग दे रखा है मॉड्यूल वाइज, क्योंकि मॉड्यूल में कम एमसीक्यू दे रखा होता है। पार्टनरशिप का तो ठीक है, समझ में आता है। अलग अलग दे रखा है, नहीं एक मिनट, यहाँ तो आ गया लीज अकाउंटिंग का। ब्रांच अलग, लीज अकाउंटिंग अलग। एक और चेक कर लेता हूँ, ये कौन सा चैप्टर है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अलग है, ऑब्वियस है। पार्टनरशिप में 4 ही एमसीक्यू है, बताओ हद हो गई, इतना बड़ा चैप्टर एमसीक्यू दे रखे 4, 4 और ये 3, अच्छा 4, इसमें 8 एमसीक्यू है सिर्फ पार्टनरशिप में। नहीं बोले चैप्टर में 8 एमसीक्यू। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज कितने हैं। ब्रांच के अलग एमसीक्यू है भैया, नहीं है, हाँ नहीं है, ब्रांच में एमसीक्यू नहीं है। कोई बात नहीं, बैंकिंग वाले में कर लेंगे यार, जो एमसीक्यू बैंक है ना उसमें कर लेंगे। अब मैं कहाँ से लाऊं नए एमसीक्यू, कहाँ से पैदा कर दूं? मैं जो एमसीक्यू मेरे को मॉड्यूल मिलेंगे मैं सारे करा दूंगा। और बताओ, मुझे लग रहा है लास्ट में इनका दिया होगा इकट्ठा। चलो देखते हैं, जितने भी होंगे मॉड्यूल के अंदर सारे करा दूंगा। अब वो 60 हो या 70 हो, कैसे भी हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आ गया हायर परचेज में 3 एमसीक्यू मुझे यहाँ दिख रहे हैं। देखो हायर परचेज में 3 एमसीक्यू, किसी में 3 है किसी में 4 है, तो ओवरऑल आप मान लो 13-15 क्वेश्चन होंगे इस मॉड्यूल में। और 3 यहाँ पर दिख गए मुझे, 2 यहाँ पर दिख गए। इधर आ जाओ, आपसे ऊपर आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ। हार्डली 3 क्लास में खबर हो जाएंगे सारे। देखो अगली क्लास में मैं ये दोनों तो करा दूंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों पार्ट करवा दूंगा, एनपीओ वगैरह के, इसके पार्टनरशिप के। फिर एक क्लास के अंदर ये करा दूंगा और एक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर लेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैं कह रहा हूँ ये सारे इकट्ठे ही करा दूंगा, क्योंकि 4 एमसीक्यू मिल रहे हैं मुझे जहाँ तक मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इसके अंदर हम लगा लेते हैं 15 एमसीक्यू, इसके अंदर हम 8 8 लगा लिया, तो 13 8 15 और 13 50 करीब एमसीक्यू इसमें है, और 26 मैंने आज करा दिया आपको। लगभग लगभग 75 एमसीक्यू मॉड्यूल के अंदर है, और बाकी सारे मैं वहां पर करा दूंगा एमसीक्यू बैंक में। और कहीं भी मिल जाए तो वो भी करा दूंगा भैया, मेरा काम सिर्फ कराना है, जहां से एमसीक्यू मिल जाए सारे करा देंगे। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पार्ट कवर करेंगे, उसकी क्लास में ये वाले पार्ट कवर कर लेंगे सारे। तो हमारे ये सारे टॉपिक 3 क्लास के अंदर मॉड्यूल कवर हो जाएगा। फिर मैं एमसीक्यू बैंक लेकर आऊंगा, उसमें से सारे, उसमें तो मिक्सअप है, इकट्ठा करते चले जाएंगे, 150 करीब है, लाइन से करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रही है क्लास? अगर आपको पहली क्लास समझ में आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कोई चेंजेस है तो वो मुझे जरूर बताना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।